Hello students, we are back with the part 2 of light, that is refraction. तो इससे पहले हमने क्या किया था, reflection of light, right? And we are back with refraction of light. तो reflection क्या कौन करता है बेटा? Mirrors, right? Mirrors do reflection. And अभी हम पढ़ेंगे बेटा आगे चल के refractions कौन करते हैं? Lenses. तो in this video we're going to cover up the basic definition of light. ठीक है, उसके बाद हम कवर करेंगे डिफरेंट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम एंड देन वी विल कवर अप कि लेंसेज के डिफरेंट डिफरेंट केसेस, जैसे हमने मिरर के किए थे, मिरर के 6 केस किए थे अपने, राइट? इफ यू रिमेंबर फॉर कॉनकेव मिरर, वैसे यहाँ पे हम लेंसेज के लिए कवर करेंगे. Then we'll wrap up this chapter quickly with numericals on mirror formula. ठीक है, so let's start with the full energy. Okay, refraction of light. तो refraction of light क्या होता है बेटा? देखो, जैसे reflection क्या होता है? Bouncing back of light, है ना? जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है वहां से बाउंस बैक हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. अभी रिफ्रैक्शन क्या है यहाँ पर? देखो जरा बेटा, तो हमारे पास जो रिफ्रैक्शन है लाइट का, what does it mean? The bending of light, okay, when it passes from one medium to another medium. Okay, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो there is a bending of light, that bending of light occurs. ठीक है, तो बेंडिंग क्यों होती है उसका रीजन हम अभी समझेंगे कि बेंडिंग क्यों हो रही है यहाँ पर. तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक ग्लास है बेटा, ऊपर हमारे पास क्या है? एयर. मीडियम का मतलब है एयर, वाटर, या जहां पर ऑब्जर्वर है, जैसे हमारे पास मीडियम क्या है? हमारा मीडियम एयर है, राइट? तो उसको मीडियम बोलते हैं. अब देखो सपोज यहाँ से ग्लास स्लैब पे लाइट जा रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा? ग्लास स्लैब में ये लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है, ये लाइट आ रही है कहीं से, है ना, और ये ग्लास स्लैब के अंदर से जा रही है. तो आप देखो जरा, इसको जाना कैसे चाहिए बेटा? जाना उसको स्ट्रेट चाहिए था, राइट? द पाथ, द ओरिजिनल पाथ ऑफ दिस लाइट इज दिस, है ना? ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ ये है, बट वो क्या हो गया? बेंड हो गया. देखो आप, क्या हो गया बेटा? वो बेंड हो गया, है ना? लाइट क्या होगी? बेंडिंग, है ना? इसकी क्या होगी? बेंडिंग हो गई, राइट? फिर से देखो आप, यहाँ पे जब ये लाइट ट्रेवल कर रही है, इस पॉइंट पे आके बेटा, इस पी पॉइंट पे आके वहां पर देखो आप, वो फिर से क्या हो गया है? बेंड हो गया. इस बार दूसरी तरफ बेंड हुआ है ना? इस बार क्या हुआ है? दूसरी तरफ बेंड हुआ है. पहले किस तरफ बेंड हुआ था? इस तरफ. अभी किस तरफ बेटा? ऑपोजिट साइड में बेंडिंग हुई है. बट इतनी बात हमको पता चल रही है बेटा कि बेंडिंग तो होगी, है ना? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो क्या होता है? लाइट की बेंडिंग हो जाती है. ओके, दिस इज व्हाट मेन रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट इज. अभी हम बाद में समझेंगे किधर किस तरफ बेंडिंग होगी, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल के अवे, वो हमारी डिफरेंट स्टडी है जो आगे हम करेंगे. अब देखो यहाँ पे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? ठीक है, क्यों बेंडिंग हो रही है? व्हाई बेंडिंग इज अकरिंग, उसका कॉज क्या है? देखो, तो एक्चुअली क्या होता है, एज अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ओके, इट्स स्पीड चेंजेस व्हिच कॉजेस द पाथ, व्हिच कॉजेस द लाइट टू चेंज इट्स पाथ. ठीक है, तो जब भी लाइट रे क्या हो रही है बेटा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली कि उसकी स्पीड चेंज हो जा रही है. क्या चेंज हो रही है बेटा? स्पीड चेंज हो जा रही है. ठीक है, तो स्पीड क्यों चेंज हो रही है? व्हाई स्पीड इज चेंजिंग? तो मैं एक जनरल एग्जांपल आपको देता हूं. जैसे आप यहां से बाइक चला के, स्कूटी या कार से अपने घर से निकले, तो आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट जोन आता है आपके पास, है ना? मतलब कभी जहां पर ज्यादा भीड़ होती है मार्केट में, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है. तो कहने का मतलब ये है बेटा, जहां पर ज्यादा डेंसिटी होती है, जहां पर भी ज्यादा डेंसिटी होती है ना, जहां पर ज्यादा डेंसिटी है चीजों की, वहां पे स्पीड क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली अपनी स्लो हो जाती है, राइट? तो जहां पर ज्यादा डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब जहां ज्यादा पार्टिकल्स जहां पास पास है, वैसे वाले मीडियम में अगर लाइट जाएगी तो क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड कम हो जाएगी, राइट? तो लाइट अगर ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जाएगी बेटा, ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जाएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी लाइट की? ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी. जैसे आप बहुत ही क्राउडेड प्लेस में जाते हो तो आपकी रफ्तार क्या हो जाती है? स्लो. लेकिन आपने एकदम हाईवे देखा होगा, 4 लेन देखा है, वहां पे एक तो गाड़ियां है ही नहीं, तो आप क्या एकदम दनादन उड़ाते हो, है ना? वैसे ही क्या लाइट के लिए भी यहाँ पर वही बात है बेटा. गॉट इट? तो लाइट के लिए क्या बात है? लाइट को जहां मीडियम, मतलब जहां पार्टिकल दिखाई नहीं, डेंसिटी नहीं है, वहां पे क्या करेंगे? जैसे वैक्यूम हो गया बेटा, तो वैक्यूम में रफ्तार क्या होगी लाइट की? बहुत ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा पाथ कवर करेगा. जैसे आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, राइट? तो लाइट क्या करता है? ज्यादा डिस्टेंस वाला पाथ ले लेता है. लेकिन जैसे ही स्पीड स्लो हो गई, जैसे देखो इस ग्लास स्लैब में लाइट आया,
इस ग्लास स्लैब में बताओ, ग्लास स्लैब की डेंसिटी क्या है, एयर से ज्यादा है, तो लाइट की रफ्तार हो गई कम। अब लाइट की रफ्तार कम हो गई बेटा, तो वो शॉर्ट पाथ, वो अपना पाथ क्या कर लेगा, शॉर्टन या कम डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। तो लाइट क्या करेगा, कम डिस्टेंस, तो अपना लॉन्ग पाथ नहीं लेके क्या कर लेगा, पाथ को शॉर्टन, क्या कर लेगा बेटा, पाथ को शॉर्टन कर लेगा। गॉट इट, अंडरस्टूड। क्यों लाइट यहाँ पर अपना उसका बेंडिंग क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। लाइट की स्पीड क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। और आपको बता दें लाइट की स्पीड जो होती है बेटा सबसे तेज होती है, दैट इज 3 into, पहले लेक्चर हमने देखा था 3 into 10 मीटर, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है। बट ये किसमें होती है बेटा, ये होती है वैक्यूम या फिर एयर की हम बात करेंगे आइडियल कंडीशन में, ठीक है। तो इतनी स्पीड होती है, बट यस वो अगर किसी और मीडियम में गई तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप को समझ में आया इंट्रोडक्शन कि क्यों लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, ओके। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे मीडियम की, है ना, कि कोई मीडियम जो है वो कोई ज्यादा डेंसिटी का है, कोई कम डेंसिटी का है। तो दो तरह के हमारे पास मीडियम होते हैं बेटा, रेयरर और डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम क्या होता है बेटा, जहां पर लाइट की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो द मीडियम हैविंग लेस डेंसिटी, द मीडियम हैविंग क्या बेटा, हैविंग लेस डेंसिटी एंड इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज relatively larger, and in which speed of light is relatively high, okay। तो जहां पर लाइट की स्पीड रिलेटिवली थोड़ी हाई हो, ठीक है, और क्या बेटा, और वो लेस डेंसिटी का होता है, उसको हम बोलते हैं रेयरर मीडियम। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, पिछले स्लाइड में देखा था एयर और ग्लास स्लैब। तो एयर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एयर हमारा है रेयरर मीडियम, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, और वहां पे लाइट की स्पीड क्या है, ज्यादा है, ओके। और डेंसर मीडियम क्या होता है बेटा, मीडियम इन विच द मीडियम हैविंग मोर डेंसिटी, ओके, द मीडियम हैविंग मोर डेंसिटी। तो मीडियम की डेंसिटी क्या बेटा, ज्यादा है, मोर डेंसिटी, ओके। एंड इन विच स्पीड ऑफ इज रिलेटिवली लो, ओके, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज रिलेटिवली लो, तो जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा ग्लास स्लैब में, है ना, रिलेटिवली लो। तो ग्लास स्लैब में क्या था हमारा, ग्लास स्लैब में लाइट की स्पीड हो जाएगी कम, क्योंकि वो क्या है, डेंसर मीडियम। डेंसर का मतलब जिसकी ज्यादा डेंसिटी है, और रेयर का मतलब जिसकी कम डेंसिटी है। तो जैसे हम बात करेंगे एयर, वाटर और ग्लास में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी बेटा, ग्लास की होगी, राइट। उसके बाद डेंसिटी किसकी होगी, वाटर की, फिर एयर की। तो एयर क्या है, सबसे रेयरर मीडियम, और ग्लास क्या है बेटा, सबसे डेंसर मीडियम। समझ में आ गया आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेंडिंग देखो, हम जब बात कर रहे थे वहां पे, तो हमारे पास दो तरह की बेंडिंग होती है बेटा, है ना, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी, और दूसरी बेंडिंग होगी बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल तो आपको पता ही है, हमने पढ़ा था नॉर्मल रे वगैरह, हमने लास्ट क्लास में मिरर वगैरह में भी पढ़ा था रिफ्लेक्शन के केस में। यहाँ पर भी ये नॉर्मल रे, अगर आप देखो जरा, ये वाला रे बेटा, ये देखो, ये सरफेस है हमारा, ये हमारा क्या बेटा, सरफेस है, राइट। और सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल रे। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है बेटा, नॉर्मल रे। ये क्या था हमारा, नॉर्मल रे था, गॉट इट। ये हमारा क्या था बेटा, नॉर्मल रे। तो देखो यहाँ पे जब लाइट कहाँ जाती है बेटा, डेंसर से, जब लाइट रेयरर से कहाँ जाती है बेटा, डेंसर की तरफ, ठीक है। तो लाइट कहाँ जा रही है बेटा, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है, तो बेंडिंग क्या होती है बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंडिंग कहाँ होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होती है, ओके। जैसे यहाँ पर देखो जरा, हम यहाँ पर एक फिगर बना के देखते हैं बेटा, जैसे एयर है ऊपर और ये वाटर है। तो वाटर क्या है बेटा, डेंसर एयर से। तो जब लाइट एयर से वाटर की तरफ जाएगी, तो लाइट कहाँ बेंड हो जाएगी बेटा, नॉर्मल की तरफ। कहाँ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा क्या, नॉर्मल रे, ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा है नॉर्मल रे, व्हाट इट, दिस इज आवर नॉर्मल रे। तो ये हमारा है नॉर्मल रे, राइट। और ये क्या है हमारा बेटा, ये है रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे हम,
इंसिडेंट रे बोलेंगे। दूसरे तरह के बेंडिंग क्या होगी बेटा, जब भी तो लाइट अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है ना, रेयरर से डेंसर मीडियम में आता है तो लाइट क्या हो रही है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। गॉट इट, अंडरस्टूड। अब दूसरे तरह की बेंडिंग होती है बेटा, दूसरे तरह की बेंडिंग क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। दूसरे तरह की बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। so let me just add it, away from the, दूसरे तरह की बेंडिंग क्या होगी बेटा, away from the normal, away from the normal। तो away from the normal में देखो क्या होगा, नॉर्मल से लाइट अवे जाएगी। तो ये कब, ये कौन सा केस होता है बेटा, जब लाइट जाती है डेंसर से, डेंसर से कहाँ जाती है बेटा, लाइट रेयरर मीडियम में जाती है। तो जैसे ध्यान से देखो, जैसे हमने वो ग्लास स्लैब वाला केस किया था, तो ग्लास स्लैब क्या है बेटा हमारा, डेंसर मीडियम है, राइट, दिस ग्लास स्लैब इज अ डेंसर मीडियम। और ये कहाँ जा रही है बेटा, एयर में जा रही है। तो एयर क्या है हमारा, रेयरर मीडियम है, एयर इज द रेयरर मीडियम, राइट। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो आप, यहाँ पर बेटा हमारे पास है नॉर्मल रे, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल रे। अब लाइट रे सपोज यहाँ पर पड़ती है हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखो, लाइट रे सपोज यहाँ पर बेटा आती है हमारे पास, तो लाइट क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। देखो नॉर्मल से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है, कहाँ जा रही है बेटा, दूर जा रही है। तो जाना तो सीधे चाहिए था ऐसे, बट वो क्या होगी, टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगी, बेंडिंग होगी। तो आपको समझ में आ गया, दो तरह की बेंडिंग होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और दोनों की कंडीशन क्या है बेटा, कि डेंसर से रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयरर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपने बहुत डेली लाइफ वगैरह में ऑब्जर्व किया होगा, रिफ्रैक्शन हम आम तौर पे ऑब्जर्व करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज एक्चुअली हियर, आपने ये बहुत देखा होगा, देखो ये वाला एग्जांपल, अ पेंसिल हेल्ड ऑब्लिकली और पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंड और रेज्ड अप एट द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। तो आपने देखा कभी पेंसिल आपने डुबाया पानी के अंदर, है ना, पेंसिल जब आपने पानी के अंदर डुबाया तो क्या दिखता है बेटा, आपको रेज दिखता है, वो रेज दिखता है मतलब साइज ऐसा दिखता है। देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने पानी भरा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो इसमें पानी भरा हुआ है, राइट। अब आप देखो ये वाला सरफेस, देखो ये हमने, ये पेंसिल है, आप देखो ये वाला सरफेस रेज्ड दिख रहा है आपको, ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत कॉमन एग्जांपल है ना, ये सब रेज्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, किसके वजह से होता है, रिफ्रैक्शन के वजह से हो रहा है, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पर देखो पूल, ये तो आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल वगैरह आप गए होगे, अगर इफ यू हैव गॉन थ्रू स्विमिंग पूल, तो आपने क्या देखा है कि ऊपर से जब हम बाहर रहते हैं स्विमिंग पूल के, तो स्विमिंग पूल हमको जो उसका सरफेस है ना, स्विमिंग पूल का जो बॉटम सरफेस वो ऊपर दिखता है। तो एक्चुअली में जितनी उसकी डेप्थ होती है, ओके, जितनी भी उसकी डेप्थ होती है बेटा, वो हमको कम नजर आती है, लेकिन जैसे आप पानी के अंदर जाते हो तो उसके, तो एक्चुअली में उसका डेप्थ पता लगता है कि यार वो ज्यादा था, है ना, दिख तो रहा था हमको ऊपर है, बट वो एक्चुअली में क्या है, उससे ज्यादा डेंसर होता है एज कंपेयर टू व्हाट वी सी आउटसाइड। तो इट टू बी लेस डीप देन actually it is, okay, so a pool of water appears to be less deep, okay, less deep than it is actually, okay। तो ये हमको क्या दिखता है बेटा, ज्यादा डेप्थ में दिखता है। I hope you understood this। All stars appears to twinkle, ठीक है। तो twinkling of star is actually due to atmospheric refraction बेटा, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा दिस ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वहां पे आप अच्छे से समझोगे, बट अगेन यहाँ पर क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन ही तो हो रहा है, भले ही वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, बट हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। व्हाट इट, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कुछ जनरल फिनोमेना है बेटा यहाँ पर जो अकर होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में ड्यू टू रिफ्रैक्शन, जो आप आसपास देख सकते हो, ओके। देन अगेन जैसे मैंने बताया था, कोई भी नेचर में कोई भी चीज होती है उसका लॉ होता है, राइट। तो वैसे ही करके क्या है बेटा हमारे पास, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, वैसे ही करके क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जल्दी समझ लेते हैं, बहुत छोटा लॉ है बेटा, द इंसिडेंट रे, ठीक है, जैसे हमने वहां पर देखा था, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये हमने वहां भी देखा था, वहां पर क्या था, रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्टेड रे होगा। तो देखो ये इंसिडेंट रे है, अब यहाँ पर देखो ये हमारा नॉर्मल रे हो गया बेटा, और ये क्या हो गया देखो, अच्छा यहाँ पे हम मान लेते हैं ये क्या हमारा क्या बेटा, रेयरर है,
और ये मान लेते हैं डेंसर मीडियम है, तो लाइट क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। कहाँ बेंड होगी बेटा, इसको जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगी। ये लाइट क्या हो जाएगी बेटा, बेंड। और कहाँ बेंड हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हुई है इसकी। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये हमारा नॉर्मल रे हो गया, दिस इज नथिंग बट अ नॉर्मल रे, राइट, दिस इज नॉर्मल रे। और ये क्या है बेटा हमारे पास, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। और ये वाली रे क्या है बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। ये वाली रे क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टेड रे है। तो आप देखो ये तीनों इस पॉइंट पे जहां पर ये सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं ना, मतलब इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं। देखो इसको समझो आप, प्लेन है हमारा, दिस इज अ प्लेन, राइट। तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट देखो आप ध्यान से, सारे कहाँ है बेटा, उसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं, मतलब इसी सरफेस पे। तो जैसे सपोज यहाँ लाइट रे गिरती है बेटा, यहाँ पे सपोज ये लाइट आ रही है, ये लाइट रे यहाँ पर गिर रही है, राइट। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा, और जो नॉर्मल रे इस पॉइंट पे क्या है बेटा, सेम प्लेन पे, कहाँ है, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। दिस इज व्हाट द रूल नंबर 1 और द लॉ नंबर 1। द लॉ नंबर 2 स्टेट्स बेटा, इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। इट्स वेरी फेमस लॉ, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये हमारा क्या बेटा, स्नेल्स लॉ। ये ज्यादा फेमस लॉ है क्योंकि इसका यूज ज्यादा हम करते हैं। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकेंड लॉ का ज्यादा यूज किया था, वैसे ही स्नेल्स लॉ में भी सेकेंड लॉ का ही ज्यादा यूज करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या बेटा, स्नेल्स लॉ का, अगर ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो इसका स्टेटमेंट है, एक बार ध्यान से पढ़ लो, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये समझते हैं यहाँ पर, और रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उन दोनों का अगर हम रेशियो ले, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन ले लो, और उनका रेशियो क्या होता है बेटा, हमेशा कांस्टेंट। क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है। तो ये हमारे पास है साइन आई बाई साइन आर बेटा। तो आई देखो यहाँ पर, जैसे हमारे पास ये हमने बनाया है ना, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। ये एंगल ऑफ क्या होगा बेटा, तो नॉर्मल के साथ मेजर करना है सब कुछ। आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि हम हर चीज किसके साथ मेजर करते हैं, एंगल को नॉर्मल रे के साथ। कभी भी ये मत बोलते रहे ये तो सरफेस है हमारा, सरफेस के साथ कभी भी मेजर नहीं किया जाता है किसी भी, ठीक है, सरफेस में कभी भी मेजर नहीं करते हैं। ये हमारा सरफेस हो गया, तो सरफेस के साथ मेजर नहीं करना बेटा कभी भी हमको, हम हमेशा क्या करना है, नॉर्मल रे के साथ ही मेजरमेंट करनी है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बेटा, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये हमारी क्या बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, एंगल ऑफ, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ओके। तो इनका जो रेशियो है, इनका साइन ले लो बेटा, ठीक है। साइन का मतलब आपको पता है, साइन थीटा पढ़ा हुआ ना ट्रिग्नोमेट्री में 10th में पढ़ा हुआ, साइन है। तो इसका साइन क्या होगा, साइन आई, और इसका साइन क्या होगा, साइन आर। इन दोनों का रेशियो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। बाद में जाके हम इसको पढ़ेंगे, इस कांस्टेंट को बोला जाता है बेटा, अभी आगे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। अभी आगे पढ़ते हैं, इसके बाद, इसके जस्ट बाद हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। तो एक्चुअली में ये कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, अभी आगे देखते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और साइन का एक पर्टिकुलर मीडियम में क्या होता है, कांस्टेंट होता है वैल्यू, ठीक है। अभी हम साइन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लेते हैं पहले, तब आपको बेटर समझ में आएगा यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि इन दोनों का रेशियो क्या होता है बेटे, स्नेल्स लॉ। इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। दिस इज नथिंग बट स्नेल्स लॉ, ठीक है, दिस इज नथिंग बट स्नेल्स लॉ। तो अभी हम आगे समझते हैं इसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद आपको और समझ में आएगा, और इस पे ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा आपको भी। तो देखो जरा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा हमारे पास, ये इसको हम लिखते हैं लेटर एन से या म्यू से, ठीक है, या तो कोई एन से लिख देता है और इसको म्यू पढ़ते हैं। देखो ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक सिंबल है, म्यू पढ़ते हैं इसको तो आपको पता है एन है, तो कॉमनली यूज हम एन कर लेते हैं क्योंकि आपके लिए बेटर पड़ता है वो, है ना। एन जो है वो थोड़ा सिंबॉलिकली थोड़ा इजी है, राइट, एन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, दो तरीके से डिफाइन करते हैं इसको हम। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक क्या होता है बेटा हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो दो तरह का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, इट्स अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो एयर में जो लाइट की स्पीड है उसका रेशियो किसके साथ, उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसके साथ, उसको क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन हम क्या मानते हैं, सी मानते हैं, राइट, हम क्या मानते हैं, सी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है एन, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है सी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मान लेते हैं वी, क्या मान लेते हैं बेटा, वी मान लेते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू सी बाई वी, और सी की जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, राइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारे पास बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस भी मीडियम की बात हो रही है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आएगा आपको, इन दैट मीडियम, ठीक है, जिस भी मीडियम की बात कर रहे हैं वही यहाँ पर रखना है। अभी देखो यहाँ पर बेटा ये कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में जब हम बात करें तो उसको बोलते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या होता है बेटा, जब हम एयर का लेते हैं स्पीड, है ना, एयर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है तब हम क्या बोलेंगे उसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में बात हो जाए तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका होता है बेटा, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो n12, या लिख सकते हो n12 ऐसे करके, देखो या तो 12 ऐसे लिख दो या तो n12 ऐसे लिख दो। इसको पढ़ेंगे कैसे बेटा, इसको पढ़ेंगे रिलेटिव, सॉरी इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट बेटा, 2 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में। तो कैसे, इसका फॉर्मूला क्या बेटा, यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिखेंगे, n ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो जो बोल रहा है जिसके रिस्पेक्ट में, वो हमेशा कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। तो जो सेकंड नंबर पे बेटा वो हमेशा कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, देखो जैसे मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्या बेटा, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, नीचे क्या लिख देंगे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख देंगे। ऑलराइट, तो ऐसे हमको लिखना है, समझ में आ गया आपको, बहुत इजी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो जिसके भी रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है इसको कहाँ लिखना है बेटा, डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इसका, अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, अगर आप यहाँ पे, अगर आप बहुत यहाँ पे ध्यान लगाओ, देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, स्पीड के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो जरा ध्यान से, अगर हम किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, ये तो कांस्टेंट होता है बेटा, सी तो कांस्टेंट है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, स्पीड ऑफ द मीडियम। तो इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम इसका रेशियो निकाले बेटा, रेसिप्रोकल है, तो n1 by n2 क्या हो जाएगा, v2 by v1, क्या हो जाएगा बेटा, v2 by v1, गॉट इट, है ना, n1 by n2 क्या हो जाएगा बेटा, v2 by v1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, स्पीड से। समझ में आ गया आपको। तो अगर हमको स्पीड दिया हुआ है दो मीडियम का, तो हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है, उन दोनों का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी कैन कैलकुलेट, ओके। तो आई होप आपको समझ में आएगा बेटा कैसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं। इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अभी, तो आपको और बेटर समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा, इस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज गिवन टू बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जब कुछ भी मेंशन नहीं है, हमको क्या निकालना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या कैलकुलेट करना है आपको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये फॉर्मूला था देखो, c by v। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 × 10⁸, ये तो फिक्स होती है। और वेलोसिटी इन ग्लास क्या है बेटा हमारे पास, ये है, तो 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब 1.55। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, 1.5 निकल के आता है, ओके। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी आप सोच के देखो जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होनी चाहिए। तो देखो बेटा ये दोनों देखोगे आप ध्यान से, तो ये दोनों सेम चीज का रेशियो है,
ऊपर भी स्पीड लिखा है, नीचे भी स्पीड, तो दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसका मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। समझ में आपको, इज अ यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अगर हम निकालेंगे, और हमको क्या दे रखा है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इस बार आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है लाइट की उस मीडियम में, इस बार उल्टा पूछ रहा है, तो फॉर्मूला तो सेम ही लगाना है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगे बेटा, एन ऑफ वाटर जो है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या लगाएंगे, फॉर्मूला हम लगाएंगे तो सी बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये तो फॉर्मूला हमारा। तो अगर आप, हमको क्या निकालना है बेटा, वी नीड टू फाइंड कि वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, लाइट की वेलोसिटी वाटर में क्या है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैथमेटिक्स तो आती है आपको। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल्स टू सी बाय एन, क्या बेटा, सी बाय एन के बराबर, और सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸, और एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.33 निकल के आएगी। आप क्या कर देना, 3 को 1.33 से डिवाइड कर देना, यू विल गेट द आंसर इन मीटर पर सेकंड। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया बेटा कि कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक मैं प्रॉब्लम आपको स्नेल्स लॉ पे करा दे रहा हूँ, ऑल्दो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब क्योंकि आपने यहाँ पर ये पढ़ लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आइडिया आपको हो गया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैं कहना क्या चाह रहा था उस टाइम, ठीक है। एक यहाँ पर ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद हम स्नेल्स लॉ पे एक दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे बेटा। देखो यहाँ पे फाइंड दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, इसका मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या पूछ रहा है बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी ऐसा लिखा हो तो क्या पूछा जा रहा है हमसे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन ईच मीडियम इज गिवन टू बी, तो यहाँ पर ये स्पीड दे रखा है ग्लास और वाटर में, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बेटा यहाँ पे कि एन ऑफ, एन और यू का मतलब सेम है, लास्ट टाइम वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो एन ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, वाटर। इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ, जो बाद में लिखा होता है उसको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये तो होता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल होता है किसका, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर ऊपर आएगा, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ऊपर आएगा, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कहाँ आएगा, नीचे आएगा। बहुत इजी निकाल सकते हो क्योंकि आपको स्पीड दे रखी है। तो अगर हम निकालना चाहें बेटा तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितना है, 2.4 इंटू 10 पावर क्या है बेटा, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे कितना है बेटा, 2 इंटू है 10⁸। तो आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1.2। कितना आ जाएगा, 1.2 मीटर, सॉरी 1.2। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है, रिफ्रैक्टिव कोई भी यूनिट नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाउ विल यू फाइंड आउट एक्चुअली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बेटा, बहुत इजी है। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू भी दे देता, कभी कभी क्या देगा आपको, डायरेक्ट वैल्यू दे देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये है, फिर बताओ, तो कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देना। फिर अभी हमको स्पीड में दिया था तो हमने क्या रहा है, स्पीड के टर्म्स में उसको निकाला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, एब्सोल्यूट की वैल्यू बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट की वैल्यू, और ये वाटर का होता है 1.33। तो अगर आपसे पूछेगा कि वाटर का बताओ रिफ्रैक्टिव, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तब ऐसा करेंगे। वाटर का ग्लास, तो यहाँ पर क्या करना है बेटा हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय क्या कर देना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.33, और ग्लास का होता है 1.5। क्या होता है बेटा, 1.5। इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। अगर हमको क्या दिया हो, एब्सोल्यूट डेटा दिया हो तब हम रखेंगे ऐसे, अदरवाइज हमको अगर स्पीड वगैरह दिया तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्नेल्स लॉ पे एक हम देखेंगे बेटा, स्नेल्स लॉ पे एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो स्नेल्स लॉ पे कैसे सवाल आते हैं, एक दो सवाल कर लो। स्कूल्स में तो बहुत रेयरली आते हैं, स्कूल्स के एग्जाम में, ठीक है, बट यस इफ यू आर अपेयरिंग फॉर सम गुड एग्जाम, जो ओलंपियाड्स वगैरह है, वहां पे इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल देख लो, इसका न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल है बेटा, एक कम करके देखते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं स्नेल्स लॉ को न्यूमेरिकल्स में। तो वहां पर हमने देखा था डायरेक्ट लेम, ओके
तो यहाँ पे हम बेटा न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, ठीक है, इसका स्नेल्स लॉ पे करना है। तो सपोज यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ दिया बेटा आपको, है ना, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है सपोज 45 डिग्री, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया बेटा 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, ये एंगल हमको गिवन है, एंगल आई दिया है 45 डिग्री, और लेट सपोज ये n1 हमारा 1 है बेटा, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिवनेस क्या है 1 है। जनरली 1 किसका लेते हैं हम, एयर का लेते हैं, क्योंकि एयर और वैक्यूम में क्या होता है, स्पीड लगभग एयर लाइट के बराबर होती है। तो हमेशा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1 दिया है, दैट मीन्स वो एक्चुअली एयर मीडियम है, बाहर की तरफ क्या है बेटा, एयर है। अब हमको क्या करना है बेटा, इस सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या करना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। तो मैं जो यूज करता हूँ टू बी वेरी प्रिसाइज, वो इजी वे है। रादर आप रेशियो लिखो, आप क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे बेटा, n1 इंटू साइन आई। अच्छा, ये वाला एंगल देखो कहाँ पर बना हुआ है, एंगल आई जो है वो किस मीडियम में बना है, n1 मीडियम में। तो आपको उसी के साथ उसका प्रोडक्ट लेना है। और n2 जो है बेटा, n2 किसके साथ है, r के साथ। तो n2 का प्रोडक्ट आपको किसके साथ लेना है, r के साथ। किसके साथ लेना है, अब देखो इसको बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे हम। n1 की वैल्यू बताओ कितनी है, n1 की वैल्यू बेटा 1 इंटू साइन आई का मतलब साइन 45, n2 की वैल्यू निकालनी है हमको, और साइन आ रहा है हमारे पास 30 डिग्री। तो बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लो बेटा। साइन 45 क्या होता है, आपने याद किया होगा 1/√2, और n2, और साइन 30 क्या होता है बेटा, साइन 30 होता है 1/2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2/√2 n2 की वैल्यू, एंड यू नो दैट 2/√2 इज नथिंग बट √2, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 टाइम्स √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो n2 आएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, है ना, सेकंड मीडियम का हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है दैट इज √2। ऑलराइट, तो बहुत इजी है, आप ऐसे यहाँ पे स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू गॉट इट, है ना, बहुत इजी है स्नेल्स लॉ पे सॉल्व क्वेश्चंस को करना। तो कभी कभी आपसे एंगल पूछ लेगा, एंगल तो जनरली नहीं पूछता है 10th क्लास में, वो जनरली क्या पूछेंगे बेटा आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछते हैं एंगल देके, ठीक है, वो भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन आया तब, ओलंपियाड्स वगैरह में ही देगा, बोर्ड्स में तो बहुत कम चांसेस हैं। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा हम। यहाँ पर जो हमारे पास लेंसेज वगैरह है ना, तो वी एक्चुअली डिड, अभी हमने क्या पढ़ा, बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। उस पर हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, रेयर और डेंसर क्या होता है। किसी भी चीज का, यहाँ पर आप ध्यान दो, अगर किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब वो मीडियम क्या बेटा, डेंसर है। क्या है, डेंसर। ओके, और वाइस वर्सा है। तो इफ एनी मीडियम हैज मोर refractive index ज्यादा, if any medium has more refractive index, that means क्या होता है बेटा, that means उसकी जो, that means it is more denser, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि अभी आपने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, c/v। तो जितना ज्यादा स्पीड होगा बेटा, उतना कम क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आपको भी बताया था मैंने, जितना ज्यादा स्पीड, इसका मतलब मीडियम क्या होगा, रेयरर, क्योंकि स्पीड ज्यादा तो डेंसिटी कम। तो अब देखो जरा, डेंसिटी कम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो कम हो गया, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो गया है। तो आई होप यू गॉट इट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम में क्या रिलेशन है। तो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, गॉट इट, ठीक है, इसको आप कॉपी करिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, दैट आई टोल्ड यू एक्चुअली कि मिरर्स क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन, और लेंसेस क्या करते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन करते हैं। तो मिरर में आप देखना, मिरर में क्या होता है, पॉलिशिंग होती है उसके बैक सरफेस पे। तो पॉलिशिंग है तो क्या होता है, लाइट रे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा उसको, है ना, लाइट रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जबकि लेंसेस क्या होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ओके, दोनों तरफ क्या होता है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट। तो एक तरफ से अगर इंटर हुआ तो दूसरी तरफ से वो बाहर भी जा सकता है, समझ गए। चलो लेट्स देखो यहाँ पे लेंस कॉजेस। तो लेंसेस क्या होता है बेटा हमारे पास, तो लेंस एक्चुअली क्या करता है, लेंस कॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लेंसेस कॉजेस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेंस इज अ पीस ऑफ ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि लेंस दो पीस ऑफ ग्लास का बना होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। देखो ऐसे, जैसे एक हमने एक पीस ये ग्लास का लाया और दूसरी तरफ ये ग्लास, दोनों क्या कर दिया, मिक्स कर दिया बेटा, मर्ज कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, एक लेंस क्या बन गया, लेंस बन गया, ठीक है।
तो दो ग्लास सरफेस को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, हमारा लेंस बनता है। आप ऐसे मिला दो या ऑपोजिट सेंस में मिला दो, तो दो तरह के लेंस यहाँ पर एग्जिस्टेंस में हो सकते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो तरीके से हम ग्लास को सरफेस को मिला सकते हैं, तो ऐसे या तो ऐसे मिला सकते हैं, राइट। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स, एक्चुअली और भी टाइप्स बन सकती है, प्लानो, कन्वेक्स, ये सब, बट हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। आपके सिलेबस में क्या है, खाली कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस है। तो दो तरह के लेंस होते हैं हमारे पास, एक होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस, तो ऐसे वाले लेंसेस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और ऐसे वाले लेंस को बोला जाता है बेटा कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली हमारे पास दो तरह का लेंस होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पर देखो इसकी टर्मिनोलॉजी जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, तो मिरर में उसका फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसमें भी सेम चीज होगी। इसमें बेटा दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो दो फोकस होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो सर्कुलर सर्फेसेस है। आप मिरर में देखो, मिरर में खाली हमारे पास एक सरफेस रहता था, एक ही तरफ हमारे पास देखो, एक ही तरफ क्या होता था, एक ही तरफ सर्कल बनेगा इसमें, है ना। उसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, राइट, उसका सेंटर कहीं यहाँ होगा। लेकिन इसमें देखो आप दो तरफ से सर्कल बन सकता है ना। जैसे मैं अगर इस तरफ की ऐसे लेंस की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास देखो बेटा ये वाले सरफेस से भी सर्कल बन सकता है, मतलब इस वाले फेस से भी, और इस वाले से भी तो सर्कल बन सकता है। तो दो दो तरफ सेंटर आएगा, है ना। इस तरफ भी सेंटर आएगा, इसको C1 बोल दो, सॉरी C2 बोल दो, और ये वाले का सेंटर आएगा कहीं पर, उसको C1 बोल दो। तो दो सेंटर आए, इसका मतलब दो फोकस भी आएगा, राइट। क्योंकि फोकस क्या होता है, सेंटर का, जैसे वहां पे ये मिरर से क्या होता था, पोल से और सेंटर के बीच का जो पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते हैं। यहाँ भी वही है, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मिड पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो O का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहाँ पर आप मिरर में हम पोल बोलते हैं, और लेंस में क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ओके, गॉट इट। तो जैसे मैंने बताया बेटा, लेंसेज के पास दो सेंटर हो सकती है, क्योंकि दो सर्कल बनेगा। तो इस तरफ वाले को हम C1 बोल देते हैं और इस तरफ वाले को C2 बोलते हैं, ठीक है। आप वैसे ये हमने नॉमेनक्लेचर लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, C डैश भी होता है, ऐसे करके भी ले सकते हैं। मुझे ये C1 C2 ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। पहला सरफेस हो गया, फिर सेकंड सरफेस, तो पहला सरफेस से C1 और दूसरे सरफेस से हमने क्या लिया है, C2 लिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, तो ये हमारे पास फोकस हो गया, ठीक है। फर्स्ट फोकस बोलते हैं इसको, दिस कॉल्ड फर्स्ट फोकस, एंड दिस कॉल्ड सेकंड फोकस, दिस कॉल्ड सेकंड फोकस। और ऐसे यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पर फोकल लेंथ भी होगा बेटा इसका, है ना। इसका क्या होगा, फोकल लेंथ भी होता है, तो इसका भी फोकल लेंथ होएगा, ठीक है। इसका क्या होगा हमारे पास, फोकल लेंथ। सेकंड फोकस, फर्स्ट फोकस, दोनों को मिला के आता है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन चलेगा, दो फोकस है, F1 F2 क्या लेंगे, तो उन दोनों को कंबाइन करके एक फोकस लेंथ आता है, ठीक है। आपको अभी ज्यादा उस पर डेप्थ में नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पर भी सेम चीज बेटा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, ऑप्टिकल सेंटर, सेम जैसे वहां पर है। इसमें भी दो दो फोकस होंगे, क्योंकि दो दो हमारे पास क्या है बेटा, दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसमें भी सेम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हियर। अब आप इतना देर से स्टडिंग अबाउट लाइट, इतना आइडिया आपको लग गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि डिफरेंट रूल्स होते हैं, जैसे मिरर में भी डिफरेंट रूल्स होते थे इमेज बनाने के। तो हम मिरर में क्या करते थे बेटा, दो रिफ्लेक्टेड रे लेते हैं। यहाँ पर क्या लेना हमको, दो रिफ्रैक्टेड रे। क्या लेना है बेटा, दो रिफ्रैक्टेड रे का यूज करना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है। अब देखो पहला रूल क्या है बेटा, वही कि अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है बेटा हमारे पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे वहां पर होता था, ये भी हमारा क्या बेटा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होगा सेम, और प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से, जहां वहां पे पोल से पास करता है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से। तो रेज अगर पैरेलल आती है किससे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्वियसली जैसा वहां पर रूल था वही यहाँ भी सेम रूल है। तो F1 तरफ से आ रही तो F2, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा बेटा, क्या होगा लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, देखो जरा, तो अगर रेज हमारी पैरेलल आ रही किससे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहां से पास कर रही है, वो पास कर रही है बेटा फोकस से। कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे बेंडिंग होगी, देखो रेज ऐसी आ रही थी, जैसे एक सरफेस पड़ा क्या हो गया, बेंड हो गया, ठीक है। तो रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after refraction। तो after the refraction है ना, after क्या बेटा, refraction कहाँ से पास करती है,
फोकस से पास करती है। ओके, लेट्स मूव टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बेटा, उसका कन्वर्स, उल्टा, जैसे वहां भी होता था लेंस मिरर में। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर कोई रे फोकस से आ रही बेटा, है ना, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन, देखो यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन होगा, वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे पास करेगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगी, क्योंकि रेस कमिंग थ्रू फोकस F1 passes through the, oh sorry, becomes parallel to the principal axis। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, becomes parallel to the principal axis, ठीक है, becomes parallel to the principal axis। तो principal axis के क्या हो गई बेटा, वो parallel हो गई, करेक्ट, principal axis क्या हो गई, parallel हो गई है। I hope you remember these two rules, same as mirror। The third rule again is very important, rays passing through the optical center। okay, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है बेटा, तो वो अनडेविएटेड चली जाती है, मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा वहां पे, जैसी आई थी वैसे ही निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रे है, ऑप्टिकल सेंटर पड़ रही है, और वो क्या निकल जा रही है बेटा, स्ट्रेट, है ना, यहाँ पर कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, उसको जैसा है वैसा ही आके वो चला गया। तो ये 3 रूल होते हैं इसमें मेजर लेंसेज में। सेम कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, थोड़ी देर में आपको याद हो जाएगा ये। और कॉनकेव में भी सेम रूल्स होंगे बेटा। तो कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग, क्या होता है बेटा, इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि ये रेस को क्या करता है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है किसी पॉइंट में। और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो कॉनकेव, ये हमारे बेटा कॉनकेव जो लेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं बेटा, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। रूल सेम रहेंगे यहाँ पर भी, जैसा हमने यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट देखो बेटा, डिफरेंट केसेस, जैसे वहां पर हम 6 केस करते थे, यहाँ पर भी 6 केस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और डिफरेंट पोजीशन पे हमको क्या मिलेगी, इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो इमेज बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 रे चाहिए, जहां पर भी 2, यहाँ पर 2 रिफ्रैक्टेड रे को मीट कराना है, जैसे वहां पे 2 रिफ्लेक्टेड को मीट कराते हैं, यहाँ पर हमको क्या करना है बेटा, 2 रिफ्रैक्टेड रे को मीट कराना है। तो अब ध्यान से देखो, पहला वाला केस, जैसे वहां भी वही केस करते थे हम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी बेटा, जब ऑब्जेक्ट हमने कहां पर रखा है, इंफिनिटी पे जाके रखा है, जैसा वहां पर करते थे, ऑब्जेक्ट को पहले इंफिनिटी पे, तो हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है, लेफ्ट साइड बेटा, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड। तो इंफिनिटी से हम रेस कैसे मानते हैं, रेज हम मानते बेटा पैरेलल आती है, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो रेज देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से पास करेगी, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 अभी हमने देखा कि अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास करते बेटा, फोकस से। कहां से, फोकस से। तो आप देखो रेज 2 रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे 1 और ये रिफ्रैक्टेड रे 2, वो दोनों कहां पर मीट करे बेटा, इस फोकस F2 पे। कहां पे, फोकस F2 पे मीट करता है, इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो लोकेशन ऑफ इमेज कहां बेटा, इमेज इज फॉर्म्ड एट F2, राइट। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अभी आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम, रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज। तो जब रियलिटी में रेज मीट करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, रियल इमेज। रियलिटी में रेज मीट करके जब इमेज बनता है, रियल इमेज। तो यहाँ पे देखो रेज अपने आप मीट कर रही है, इसको हमने कुछ नहीं किया, they were actually meeting by themselves, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, रियल इमेज। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रियल। और जो भी रियल इमेज होती है बेटा वो क्या होती है, हमेशा इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड क्या आता है, फ्री में आता है बेटा ये, ठीक है। रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा। और ऑब्जेक्ट कैसा बेटा, पॉइंट साइज। कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज है, देखो बहुत पॉइंट साइज है ना, राइट। ये पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है। तो पहला केस आपको समझ में आ गया, जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहां बनेगा, वो फोकस में आके बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C1, C1 के पहले रखा, वही वहां मिरर में भी ये करते थे, बियॉन्ड C1 रखा है। तो रेस, पहला तो वही रूल नंबर 1 लगाएंगे, रेस कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू कहां बेटा, फोकस। कहां से पास करेगा, वो फोकस से। तो जो भी इमेज रेज आ रही है हमारी, जो भी हमारी रेज आ रही है बेटा, है ना, वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगी, फोकस। देखो F2 से पास कर रही है। और रूल नंबर 2 लगाएंगे यहाँ पर, देखो जब फोकस से पड़ेगी रे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये रेज क्या होगा बेटा, पैरेलल हो गई। तो जहां पर भी रे मीट कर रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीट कर रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे R1 है और रिफ्रैक्टेड रे क्या बेटा, ये R2 है। दोनों कहां पर मीट कर रही है, इस पॉइंट पे। अब देखो जरा ध्यान से, दोनों इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज। क्या बन जाएगा, देखो इमेज बन जाएगा, राइट। और इमेज कहां पर बन रहा है बेटा, F2 और C2 के बीच में। तो इसकी लोकेशन बता दो। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड C2 एंड इमेज इज डिमिनिश्ड। क्या बेटा, इमेज डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटा इमेज का साइज है। देखो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज क्या है,
छोटा है, ओके। एंड इमेज इज रियल इन्वर्टेड, ऑब्वियसली रियल इमेज है बेटा, ये कैसी इमेज है, रियल इमेज है, क्योंकि रियलिटी में यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है। और तीसरा केस करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C1, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा बेटा हमने, C1 पे रखा है। आपको वो वाला केस याद है जब हम मिरर में करते थे, अगर आपको याद हो तो मिरर में कैसे करते थे बेटा, जहां पर C पे जब रखते थे ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी कहाँ बनता था, C पे ही बनता था, अगर आपको याद हो तो ऑब्जेक्ट इमेज भी कहाँ बनता था बेटा, C पे बनता था, याद है। सेम यहाँ पर भी देखो, लेकिन इस बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो दूसरे वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। हमने C1 पे ऑब्जेक्ट को रखा है और देखो पैरेलल रेज लिया हमने, पैरेलल रेज लेंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगा बेटा, वो फोकस से, कहाँ से जाएगा, वो फोकस से निकल जाएगा, राइट। और फोकस से लेंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर आप ध्यान से देखो दोनों रे कहाँ पर मीट कर रहे हैं बेटा, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। अगेन रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का बनता है, यू नो दैट राइट, वहां भी सेम साइज का बनता था। तो लोकेशन इज एट C2, देखो C1 पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो कहाँ बन रहा है बेटा, C2 पे बन रहा है। और इमेज क्या बेटा, सेम साइज है ना, सेम साइज है, ठीक है। और रियल एंड इन्वर्टेड, अगेन रियल एंड क्या बेटा, इन्वर्टेड है। नेक्स्ट केस देखो, केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C1 एंड F1। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते जा रहे हैं ना, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर C के पहले, फिर C पे रखा, अब C1 और F1 के बीच में, तो C1 और F1 के बीच में आ गया है, तो फिर से वही दो रूल लगाओगे आप, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ जाएगा, फोकस से, राइट। और इस बार आपको क्या लेने बेटा, ऑप्टिकल सेंटर हम ले लेते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई रे जाती है, रूल नंबर 3 बताओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई रे जाती है तो अनडेविएटेड पास करेगी, तो जैसे आई तो वैसे ही चली जाएगी, देखो यहाँ पे कोई डिविएशन नहीं होगा। तो ये दोनों कहाँ पर मीट कर रही है रेज, देखो इस पॉइंट पे मीट कर रही है ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, इमेज क्या बन जाएगा बेटा, इमेज बन जाएगा। और अगेन इससे बड़ा साइज का बना है, देखो आप जरा, तो इस बार क्या बनेगा बेटा, इस बार मैग्नीफाइड इमेज कैसी बनेगी हमारी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। और रियल इन्वर्टेड तो है ये, और पोजीशन क्या बेटा, बियॉन्ड C2 के बाद बना है, तो क्या लिखना आपको, इमेज इज फाउंड बियॉन्ड C2, ओके, समझ गए। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 5 बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, तो ऑब्जेक्ट को आपने F1 पे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा बेटा, F1 में रखा है ना, ऑब्जेक्ट को अगर हमने F1 में रखा है तो अगेन वही रूल लगाओगे आप, सेम आपको इमेज बनाना अब आ चुका होगा बेटा ऑलरेडी, कि हम क्या कर रहे हैं, रेज हम पैरेलल लेंगे और कहाँ से पास करा देंगे, फोकस से। और फोकस से अगर हम क्या लेंगे, या सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे लेंगे बेटा तो कैसी जाएगी, अनडेविएटेड, कैसी चली जाएगी, तो जैसी पड़ी वैसी चली जाएगी। तो आपको याद है मिरर में हमने क्या केस किया था, याद है आपको, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता था, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे तो सेम है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को हमने F1 पे रखा है तो इमेज क्या बन रहा है बेटा, इन्फिनिटी, कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में क्या बनेगा, बहुत लार्ज इमेज, हम क्या मानते हैं, इन्फिनिटी में क्या बनेगा बेटा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, समझ गए। सेम केस है बेटा, जैसा वहां पे कॉनकेव मिरर का केस होता था, यहाँ पे सेम क्या किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का केस सेम है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर इज इक्विवेलेंट टू कॉन्वेक्स लेंस, मिरर के इमेज पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। आपको ध्यान रखने के लिए वहां पे रूल्स, आपको जैसा आपको अगर मिरर का याद है तो इसका ऐसे ही बना दोगे आप। तो कहाँ बन रहा है बेटा, इमेजेस फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी पे बन रहा है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है और हाईली मैग्नीफाइड है बेटा, क्या है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज है, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। केस नंबर 6 देखेंगे बेटा, केस नंबर 6 देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा बेटा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ पर रखा है। अब देखो इससे हम दो रे लेंगे ऐसे, और ये कैसे जाएगा, फोकस से पास करेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आ रही है बेटा वो कैसी पास करेगी, अनडेविएटेड, कैसी पास करेगी, अनडेविएटेड। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इनका सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, ये दूर जाते जा रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे, इन्फिनिटी पे कभी मीट नहीं करेगा, राइट, ये इन्फिनिटी पे मीट नहीं करेगा। तो अब इन्फिनिटी पे मीट खुद से नहीं करेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको खुद अब हमको मीट कराना पड़ेगा उसको, मतलब वर्चुअली हमको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअली रेज आके क्या करेंगी, पीछे की तरफ मीट करेंगे, जैसा ना, जैसा हमने मिरर के केस में भी यही किया था, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच, याद करो आप केस नंबर 6, तो वहां पे भी क्या होता था, वर्चुअल इमेज, बाकी सारे टाइम रियल इमेज बनता था, यहाँ पे वही केस है। तो हम अगर पीछे इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ पर मीट करेगा बेटा, देखो इसको एक्सटेंड करो और यहाँ से एक रे ले लो, तो इस पॉइंट पे मीट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इमेज क्या बन गया हमारे पास, ये
इमेज आके बन गया। तो कैसे टाइप का इमेज बना बेटा? वर्चुअल इमेज। क्या बना बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि जैसा ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन वैसे क्या है इमेज का ओरिएंटेशन है। और इमेज क्या है हमारे पास बेटा? मैग्नीफाइड। क्या है? मैग्नीफाइड इमेज बना है। तो साइज, क्योंकि ऑब्जेक्ट से इमेज का ज्यादा साइज है, अगेन देयरफॉर विल से कि इसका जो ये क्या बेटा, ये मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर बना है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर कॉनकेव लेंस का भी केस देख लो। यहाँ पे दो ही केस होता है, जैसे आपको याद है कॉन्वेक्स मिरर में दो केस होता था, यहाँ भी आपको दो केसेस ही पढ़ने हैं। तो पहला केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है बेटा, तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। आपको तो ऐसे पता ही है कि जब ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी पे। तो कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। ओके, तो अगर आप ध्यान देखो, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, मतलब बहुत दूर रखा है। तो इमेज आ रही, ये आएगा हमारे पास रेज आएगी, और कहाँ से पास करेगी बेटा? रेज आएगी और कहाँ से पास करेगी? अब अगर आप ध्यान देखो, ये एक्चुअली डाइवर्जिंग मिरर बेटा, तो अब ऐसे मत बना देना ऐसे फोकस, ये तो डाइवर्जिंग मिरर, तो रेज को कहाँ पास करेगी बेटा? डाइवर्ज कर देगी। तो ये हमारा जो रे आ रहा था वो किस तरफ चला जाएगा बेटा? ऐसे यहाँ पर देखो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो देखो ऐसे चला जाएगा, है ना, ये रे आ रही है ऐसे। लेकिन एजम्पशन तो ये लेना है, अज्यूम क्या करेंगे बेटा? हम अज्यूमिंग कि एक्चुअली में ये फोकस से जाना चाहिए ना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जब भी रेस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से जाती है, लेकिन क्योंकि ये डाइवर्ज होती है तो ये वाले फोकस से नहीं, बट हम अज्यूम करेंगे कि वो कहाँ से जाएगी बेटा? पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करो, तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ जाएगी बेटा? वो फोकस से। सेम यहाँ पर भी वही करोगे आप, रिफ्रैक्टेड रे आया, रिफ्रैक्ट हो गया, लेकिन अज्यूम क्या करना है? कहाँ से गई होगी? F2 से गई होगी, F1 से ही गई होगी, ठीक है। ये कन्वर्ज नहीं करेगी, क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, लेकिन हमको अज्यूम क्या करना है? कहाँ से जाएगी वो? फोकस से। तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा? देखो पॉइंट साइज बनेगा F1 पे, राइट। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट F1 अगेन, एंड इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड अगेन इट इज पॉइंट साइज। क्या बेटा? पॉइंट साइज। हमेशा जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो वो कहाँ पर बनता है? पॉइंट साइज ही तो बनता है, और कहाँ पर बनता है बेटा? फोकस। लेकिन इस बार वर्चुअल इमेज है बेटा, क्योंकि एक्चुअली में तो मीट नहीं कर रही ना, ये देखो ये दूर जा रही है रेंज, राइट, हम उसको मीट करा रहे हैं वर्चुअली पीछे की तरफ, तो ये वर्चुअल इमेज होगी। केस नंबर 2 है इसका बेटा, लास्ट देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर द लेंस। ये दो ही केस होता है। दो ही केस क्यों लेते हैं बेटा? क्योंकि हमेशा इसमें क्या बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जैसा वहां पर हमारा कॉन्वेक्स लेंस के साथ, कॉन्वेक्स मिरर के साथ बनता है, वैसे यहाँ पे कॉनकेव मिरर का दो ही केस बनता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर देखो दो रेज भी आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए बी हमारा क्या बेटा? ऑब्जेक्ट है, दिस आर ऑब्जेक्ट, तो ये हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो आप, रेज ऐसी आ रही है और कैसे जा रही है? डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज हो, लेकिन जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है उसको क्या एज्यूम करते हैं कि वो कहाँ से पास करेगी? फोकस। लेकिन कौन से फोकस से जाएगी इस बार? ये वाले फोकस से जाएगी, राइट। और दूसरा केस क्या लिया हमने? दूसरा लिया बेटा ये वाली रे ली है। तो ये रे देखो, जो भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है बेटा रे, वो कैसे जाती है? अनडेविएट, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं होगा, राइट। यहाँ पे जैसी रे आई थी वैसी ही चली जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो रिफ्रैक्टेड रे R1, रिफ्रैक्टेड रे R1 और रिफ्रैक्टेड रे R2 है बेटा, रिफ्रैक्टेड, ये तो सेम ही है। R1 R2 कहाँ पे मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? इमेज। क्या बन जाएगा हमारा? इमेज बन जाएगा। तो A डैश B डैश क्या हो गया? इमेज हो गया। क्या हो गया बेटा? इमेज। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है, वर्चुअल इमेज बन गया। अगेन क्या बना बेटा? यहाँ पे वर्चुअल इमेज, और पोजीशन क्या है? O और F1 के बीच बना है। देखो ये O और F1 के बीच क्या बना है? इमेज बना हुआ है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद देख सकते हो, वर्चुअल इरेक्ट है क्योंकि ये हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट। और डिमिनिश्ड साइज, ठीक है। डिमिनिश्ड क्यों है? क्योंकि साइज क्या है बेटा? साइज जो है इमेज का वो ऑब्जेक्ट से क्या है? छोटा, तो वी कॉल इट एज डिमिनिश्ड इमेज, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा कैसे हम इमेज फॉर्मेशन के सारे हमने 6 केसेस यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। हमने सारे केसेस, पहले हमने कॉन्वेक्स का किया है एंड देन वी डिड फॉर कॉनकेव, यस, फॉर कॉनकेव लेंस। ओके, अब हम इस पे लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे बेटा, और लेंस फॉर्मूला पे सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अंडरस्टूड कि कैसे कैसे हम यहाँ पर जितने भी केसेस हैं उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रिलेटिव पोजीशन याद होनी चाहिए बेटा, ये ऑब्जेक्ट को रखते तो इमेज कहाँ बनता है, ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए, तब जाके आपने रेस को वहाँ पर मीट करा पाओगे। अदरवाइज
गलत बन सकता है आपका इमेज, ठीक है, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत यहाँ पर कम है। तो अब देखो बेटा नेक्स्ट देखेंगे लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अभी हम करेंगे लेंस फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने मिरर फॉर्मूला देखा था बेटा, मिरर फॉर्मूला क्या होता था, 1/v + 1/u = 1/f। बस आपको क्या करना है बेटा, बीच में प्लस की जगह माइनस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा अभी 1/v, ठीक है, प्लस और 1/u = क्या हो जाएगा बेटा 1/f, ठीक है। जस्ट सेम, बस यहाँ पर क्या करना है, बीच में माइनस साइन आएगा। f फोकल लेंथ अगेन, और फोकल लेंथ के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, साइन कन्वेंशन में हम देखेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। और u क्या है बेटा, इमेज डिस्टेंस, सब कुछ सेम है, सब कुछ, सबका मतलब भी सेम है। और v हमारे पास क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सब कुछ सेम है। आप देखो जरा, सब कुछ यहाँ पर सेम है, ओके। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, यहाँ पर जैसा वहां पर हमने मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा था मिरर में, -v/u, यहाँ पे माइनस हटा दो बस, v/u, और बेसिक डेफिनेशन तो सेम ही है उसकी बेटा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बेसिक डेफिनेशन होती है मैग्निफिकेशन, वो सेम रहती है, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वेट कर देंगे हम, तो v/u की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने ये तीन फॉर्मूले लिख लिए, ये देखो दोनों ही मैग्निफिकेशन के बराबर है ना, मैग्निफिकेशन v/u है, मैग्निफिकेशन, अच्छा भाई दोनों क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जैसे हम मिरर में हम रखते थे साइन के साथ, वैसे ही आपको यहाँ भी वही रखना है, साइन कन्वेंशन आपको ध्यान देना है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे बेटा, फिर से देखो, हम बीच में क्या मानेंगे, ओरिजिन है, और आप मान लो कि हमने यहाँ पे लेंस रख रखा है ऐसे। अगेन लेफ्ट साइड क्या होती है चीज, नेगेटिव, वही हम सेम वही हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाएंगे, इधर पे पॉजिटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, आपको तो पता ही है। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका फोकल लेंथ बेटा कॉन्वेक्स और कॉनकेव का आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ पे इसका ऐसा नहीं कि, क्योंकि दो दो सरफेस आप जब ध्यान से देखो, इस तरफ भी है और इस तरफ भी फोकल लेंथ होता है, तो अब कौन सा फोकस रखेंगे, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कॉन्वेक्स लेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको आपको याद करना है। कॉन्वेक्स लेंस का 12th में आप पढ़ोगे क्यों होता है ऐसा, अभी के लिए आपको याद करना है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है, क्या लेना बेटा, पॉजिटिव लेना है, और कॉनकेव को क्या लेना है, नेगेटिव। तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या रखना है बेटा, आपको नेगेटिव रखना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है बेटा, वो हमेशा कैसा रखना है, नेगेटिव रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस का आपको फोकल लेंथ क्या रखना है, नेगेटिव। बाकी देखो आप, जो आपका इमेज होता है, ऑब्जेक्ट होता है बेटा, ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड ही तो रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखना है, यू को नेगेटिव के साथ ही रखना है, क्योंकि यू अभी भी क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। वी अपने आप आ जाएगा, वी अपने आप आ जाएगा, उसको आप करने की जरूरत नहीं है। यू क्या होगा बेटा, हमारे पास नेगेटिव होएगा, ठीक है। और अगर कोई इमेज तो आपको पता है मोस्टली कॉन्वेक्स लेंस में बेटा कहाँ बनता है, राइट साइड। तो इमेज डिस्टेंस मोस्टली अगर रियल इन्वर्टेड इमेज है बेटा, अगर हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, तो वी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, वी क्या आएगा बेटा, हमेशा पॉजिटिव। मिरर में अनलाइक मिरर में क्या होता है बेटा, मिरर में होता था रिफ्लेक्शन, क्या होता था, रिफ्लेक्शन। तो उस केस में क्या होता था, मिरर में इमेज भी उसी तरफ बन जाती थी और ऑब्जेक्ट भी उसी तरफ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो साइन के साथ हम रख देंगे। चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ, तो आपको बेटर समझ में आएगा, उसका एप्लीकेशन देखते हैं यहाँ पे। तो एक यहाँ पे न्यूमेरिकल बेटा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले यहाँ पे देखो फिगर बनाएंगे हम, तो कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ठीक है, वी हैव दिस कॉन्वेक्स लेंस, और तुमने क्या रखा बेटा, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, 30 सेंटीमीटर, कहाँ पर रखा हुआ है, 30। तो u कितना हो जाएगा बेटा, 30, बट हम क्या लेंगे, माइनस में, साइन कन्वेंशन के साथ लेना है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, हम लेंगे पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना बेटा, v, क्या निकालना है, v। अगेन सिंपल, वी गोना अप्लाई द मिरर फॉर्मूला, ओके। तो अभी देखो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब आप इसमें जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, तो v की वैल्यू हमको निकालनी बेटा, इमेज डिस्टेंस निकालना है, और हमारे पास जो u है, u की वैल्यू कितनी बेटा, जल्दी से बताओ, u है -30, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हम देख लेंगे। और फोकल लेंथ हमारा क्या बेटा, पॉजिटिव में ही है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +1/30
इक्वल्स टू 1/20। अब हम इसको इधर भेज देंगे, देखो तो आप इधर भेज दो तो 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 1/20 और माइनस क्या हो जाएगा 1/30। अब इसका आप एलसीएम ले लो बेटा, 30 और 20 का 60 होता है तो 3 - 2 हो जाएगा तो 1/60 आ जाएगा 1/v। बट ये 1/v है बेटा, तो v कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो v आ जाएगा पॉजिटिव 60 सेंटीमीटर। देखो ये पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, जो इमेज है बेटा आपका, इमेज कहाँ बन रहा होगा बेटा, इमेज कहीं यहाँ पर बन रहा होगा। इमेज कहीं कहाँ बन रहा होगा बेटा, इस तरफ। कितनी दूरी पे बन रहा होगा बेटा, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा होगा, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि क्या बन रहा है, मिरर के लेंस के वो राइट साइड है। आपको समझ में आया होगा बेटा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। फोकल लेंथ को पॉजिटिव रखना है कॉन्वेक्स के और यू तो नेगेटिव, बाकी सब फॉर्मूले पे पुट कर देना वैल्यूज को। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगेन ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी बेटा, इस बार इमेज की नहीं, तो इसका मतलब यू निकालना, राइट, करेक्ट। एंड मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन में निकालना है इफ इमेज इज फाउंड 40 सेंटीमीटर बाय कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे खैर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट क्योंकि हमको क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस ज्यादातर क्या बनाता है, एक्चुअली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए थी रियल इमेज। क्या बेटा यहाँ पे रियल इमेज, तो रियल इमेज आपको पता है कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल इमेज कहाँ बनता है बेटा, राइट साइड। क्या बनता है, हमेशा राइट साइड बनता है। तो कितनी दूरी पे बन रहा है बेटा, v कितना दिया है इसका, देखो 40 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली पॉजिटिव लेंगे हम। और इसका फोकल लेंथ भी क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस का, राइट। अभी हम निकाल लेते हैं इसका इमेज पोजीशन। तो u निकालना है बेटा आपको क्या निकालना है, u निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दो आप, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और यहाँ पर आप वैल्यू रख दो बेटा, 1/v की वैल्यू कितनी है, 40 हो जाएगी, माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब आप क्या करो, इसको देखो, इसको उधर उस साइड ट्रांसपोज कर दो और इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेटा 1/40 माइनस 1/10 आ जाएगा 1/u। इसका एलसीएम ले लो आप जरा, एलसीएम लेंगे बेटा 40 आएगा एलसीएम, राइट। तो 1 माइनस 4, 1 माइनस क्या होगा बेटा 4, माइनस 3 बाई क्या आ जाएगा, माइनस 3/40 इज इक्वल्स टू 1/u। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा, u चाहिए हमको, तो ये हो जाएगा -40/3। अगेन देखो नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, लेफ्ट साइड। कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट साइड। दूसरे केस में हमको निकालना बेटा इसका मैग्निफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट केस में हमको निकालना इसका मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का बारे में देखो, दो फॉर्मूले पढ़े थे आपने, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या पढ़ा था आपने, v/u, माइनस नहीं, माइनस होता है मिरर में, माइनस v/u। यहाँ पे तो यहाँ पे हमको हाइट के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स हमको v/u निकालना है। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, v कितना है बेटा जल्दी से बताओ, v है 40 और u कितना है, u कितना है बेटा -40/3। कितना है, -40/3, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा बेटा, -3 निकल के आ जाएगा। माइनस क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है ना, माइनस कब आता है, जब ऑब्जेक्ट का हाइट और जो मिरर का, ये जो हमारा इमेज का हाइट है वो क्या होना चाहिए, ऑपोजिट सेंस में। कैसा होना चाहिए बेटा, ऑपोजिट, तभी माइनस आता है। रियल इन्वर्टेड केस में माइनस आता है। तो मैग्निफिकेशन जब भी नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब इमेज क्या है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फाइंड दी, इसमें सब कुछ सीख जाओगे आप। फाइंड दी हाइट ऑफ दी इमेज इफ अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed at a 50 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। क्या है बेटा, कॉनकेव लेंस है, और जिसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। कितना है बेटा, 20 सेंटीमीटर। तो अभी देखो कॉनकेव लेंस बनाएंगे बेटा, है ना। हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या लिया जाता है, अभी आपको सिखाते मैंने साइन कन्वेंशन में, नेगेटिव। क्या लिया जाता है बेटा, नेगेटिव। तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव रखेंगे और 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में बैठेंगे। तो 50 सेंटीमीटर कहाँ होगा बताओ, लेफ्ट साइड। तो u रख दिया आपने -50, u तो आप माइनस ही लोगे क्योंकि लेफ्ट साइड है। अब आपको निकालना बेटा हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, इमेज निकालना है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो आपको बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना हाइट ऑफ द इमेज, लेकिन हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए आपको मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे पता नहीं हमको। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, लेंसेज के लिए V बाई यू, क्या है V बाई यू। तो हमको U तो पता है, देखो V नहीं पता, इसका मतलब पहले V निकालना पड़ेगा। तो V निकालने के लिए हम यूज करेंगे बेटा लेंस फॉर्मूला 1 बाई V इक्वल्स टू माइनस 1 बाई U इक्वल्स टू 1 बाई F, ये यूज करेंगे। अब वैल्यूज को पुट कर दो बेटा, 1 बाई V चाहिए, अब V हमको चाहिए और U है माइनस में 50 है। तो अभी बताया था आपको माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस हो जाएगा। और फोकल लेंथ हमारे पास माइनस 1 बाई 20, उसको उधर भेज दीजिए आप, तो 1 बाई V हो जाएगा बेटा माइनस 1 बाई 20 और माइनस 1 बाई 50। और 20 और 50 का जो एलसीएम आएगा वो 100 आ जाएगा बेटा। ओके, तो 100 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 2 तो आएगा माइनस 7 बाई 100। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, क्योंकि ये 1 बाई V की वैल्यू है, तो 1 बाई V हमारे पास है बेटा माइनस 7 बाई 100। तो V कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 100 बाई 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 100 बाई 7 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, बहुत इजीली निकाल सकते हैं हम। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, ये देखो ध्यान से, V बाई यू, और V कितना है माइनस 100 बाई 7, और U कितना है बेटा, जल्दी से बताओ, U कितना है माइनस 50, कितना है बेटा माइनस 50 है। अगर आप ध्यान देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 50 और ये, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा बेटा 2 बाई 7, पॉजिटिव में आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आता है बेटा, जब जल्दी से बताओ, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आता है, जब ऑब्जेक्ट जैसा रखा है वैसे ही क्या बन रहा हो इमेज, तो वर्चुअल इमेज बनता है। आपको पता है कॉन्केव केस में क्या बनता है, वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज तो बन रही है, तभी क्या आ रहा है, मैग्निफिकेशन इसका पॉजिटिव आ रहा है। अब जो मैग्निफिकेशन आया बेटा उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज निकल के आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इस क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा बेटा। मैग्निफिकेशन कितना है हमारे पास, मैग्निफिकेशन आया बेटा हमारे पास 2 बाई 7 निकल के आया है, तो 2 बाई 7 रखेंगे। और हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, जल्दी से बताओ, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दो, तो 4 इसको क्रॉस कर दो, तो हाइट ऑफ इमेज जो आ जाएगी बेटा, हाइट ऑफ इमेज निकल के आएगी, वो निकल के बेटा 8 बाई 7 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी, 8 बाई 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, कि कैसे हम इस पे जो बेस्ड है लेंस फॉर्मूला पे, जितने भी क्वेश्चन बेस्ड है हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक आता है बेटा पावर ऑफ अ लेंस, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है बेटा इस पे पावर ऑफ अ लेंस। क्या है बेटा हमारे पास, पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है बेटा, बहुत ईजी है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, जैसे जैसे मैंने भी स्पेक्स पहने हुए हैं, आपको दिख रहा है, तो इसका कुछ पावर होता है। आप फ्रेंड से पूछते हो ना, आपकी लेंथ, आपकी जो आपने जो स्पेक्स पहन रखा उसकी पावर कितनी है, तो बताता होगा -3.25 प्लस कुछ बताएंगे, है ना। तो वो एक क्या होता है हमारे पास, वो लेंस की एक पावर होती है जो डिफाइन करते हैं। तो पावर क्या होता है बेटा, यहाँ पे पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, और यहाँ पे जो आप फोकल लेंथ रखोगे बेटा, उसको रखना होता है मीटर्स में। किस में रखना है, मीटर्स में रखना है। तो आपको अगर डेटा सेंटीमीटर में गिवन है, तो उसको पहले किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, और पावर की जो ऐसा यूनिट होती है बेटा, वो होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, डायोप्टर होती है। ओके, और इसको हम डी से जनरल लिखते हैं डायोप्टर को। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो पावर है हमारे पास 1/f। f जो है वो किसके केस में पॉजिटिव होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो पावर भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव नहीं आ जाएगी। देखो पावर क्या है, 1/f। तो पावर अगर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है बेटा किसी भी लेंस का, इसका मतलब वो कौन सा लेंस है, इसका मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। अगर पावर हमारे पास नेगेटिव है बेटा, पावर क्या आ जाए, नेगेटिव, तो आपको पता है पावर होता है 1/f, और f अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव किस लेंस का होता है, फोकल लेंथ, कॉनकेव, राइट। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, नेगेटिव। तो पावर भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो अगर पावर हमारे पास नेगेटिव आ गई है, इसका मतलब लेंस कौन सा होगा बेटा,
कॉनकेव लेंस। कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस। तो डिपेंडिंग ऑन पावर के साइन, पावर का साइन कैसा है ना, पॉजिटिव पावर या नेगेटिव पावर, वैसे करके हम क्या बता सकते हैं बेटा कौन से तरह की लेंस का यूज किया गया है। जैसे मेरे स्पेक्स की जो पावर है, ठीक है, वो है बेटा -3.25, तो माइनस है, इसका मतलब कौन सा लेंस लगा है मेरे को लगा हुआ है कॉनकेव लेंस। ठीक है, आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड में हम देखेंगे कि डिफेक्ट्स होते हैं आई में, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है लेंस का डिसीजन लिया जाता है कि कौन सी लेंस लगेगी। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अभी हमारा यहाँ पर इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा एक, ठीक है, एक यहाँ पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या है बेटा 50 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालनी, पावर। तो पावर होता है 1/f, यू नो दैट पावर इज 1/f, राइट। और f को किस में रखना बेटा, मीटर में। अभी ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो पहले इसको मीटर में बदलेंगे। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, किसमें बदल देंगे, मीटर में। तो 1/2 मीटर कितना होता है बेटा 1/2। तो फोकल लेंथ को क्या रखना है 50 मत रख देना, 1/2 रखना है। तो पावर आ जाएगा हमारे पास 1/2 मतलब 0.5 या 1/2 रख लो, ये 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो पावर कितनी आ जाएगी +2d। 2d का मतलब 2 डायोप्टर, क्या बेटा 2 डायोप्टर निकल के आएगा। आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या निकालते हैं, पावर ऑफ अ लेंस को निकालते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो ये चैप्टर बेटा हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, पूरा हमने यहाँ पर लाइट के बारे में we discuss all the things, we discuss reflection, we discuss refractions, important mirror formula, lens formula, numericals on that, and the different cases of the object position in the image position, right। तो ये चैप्टर होता है बेटा खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हम मिलेंगे जब हम मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर करेंगे, और इसके बाद हम करेंगे ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, थैंक यू एवरीवन।